स्टूडेंट्स, तो देखिए जो पिछला लेक्चर है उसके अंदर हमने कॉकरोच के मुखांग पढ़े थे। ठीक है, तो हम आकार की पढ़ रहे थे और आकार के अंदर मैंने बताया था कि कॉकरोच का शरीर 3 खंडों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष एवं उदर। ये 3 खंड उसके अंदर पाए जाते हैं। तो सिर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सिर के बारे में, सिर की मैंने संरचना आपको बताई थी। उसमें मैंने कहा था आपको कि सिर है वो 6 काइटिनी प्लेटों से निर्मित होता है, सिर संपुट। फिर मैंने आपको बताया था कि मुंह के चारों मुखांग होते हैं। मुखांग की मैंने संरचना आपको बताई थी, उनके कार्य बताए थे। तो सिर के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करें इसका शरीर का दूसरा खंड जो है वक्ष। तो शरीर का जो दूसरा खंड है वक्ष यानी थोरेक्स। तो देखिए यहां पे अगर वक्ष की बात करें तो वक्ष है, कॉकरोच का जो वक्ष है वो सिर और उदर के बीच स्थित होता है। ये हम ये कह सकते हैं कॉकरोच के शरीर का ये बीच वाला खंड है। और ये स्वयं, ये जो वक्ष है ये स्वयं 3 खंडों से मिलकर बना होता है, जिनको हम अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और पक्ष वक्ष के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 3 इसके खंड है। तो हम इस लेक्चर में हम वक्ष के बारे में पढ़ेंगे, वक्ष की संरचना पढ़ेंगे और वक्ष से जुड़े हुए जो उपांग है, अपेंडेजेज है, उनके बारे में, उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन से डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम, तो वक्ष की संरचना में बता देता हूं आपको। तो वक्ष की संरचना अपन देखें तो यहां पे इस तरीके से इसकी संरचना में ये 3, ठीक है ना, ये खंड पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो, अच्छा इनका नाम मैं बता देता हूं। ये अग्रवक्ष है। वक्ष का जो पहला खंड सबसे आगे होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं अग्रवक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स ये अग्रवक्ष है। ये मध्यवक्ष है, मिड या मीजोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स। और ये पश्च, ये पक्षवक्ष है, हाइंड थोरेक्स, हाइंड थोरेक्स। ठीक है, ये 3 है यहाँ पे, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। अब देखिए यहाँ पे जो अग्रवक्ष है, अग्रवक्ष है वो बाकी खंडों से, आप देख रहे हो, आप डायग्राम में देखिए, बाकी खंडों से अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि जो वक्ष के 3 खंड है, इनमें आपको सबसे चौड़ा खंड कौन सा नजर आ रहा है, तो आप कहोगे कि अग्रवक्ष सबसे चौड़ा नजर आ रहा है। तो ये सबसे चौड़ा होने की वजह से अग्रवक्ष है, इसको हम प्रोनोटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोनोटम। इसको प्रोनोटम भी कहते हैं। और ये इतना ज्यादा चौड़ा होता है कि जो गिरुआ है, गर्दन है, और सिर के अधिकांश भाग को ये ढक लेता है आगे जाके। तो यहां पे देखिए, ये जो अग्रवक्ष है इसका अग्रभाग है, ये इसका पक्ष भाग हो गया, अग्रवक्ष का पक्ष भाग है, ये तो मध्यवक्ष से जुड़ा हुआ है। और उसके अग्रभाग से एक संरचना निकलती है इस प्रकार से, इस प्रकार से एक संरचना निकलती है, देख रहे हो आप। इस संरचना को हम बोलते हैं गिरुआ, गर्दन, इसको हम गिरुआ कहते हैं। ठीक है ना, इसकी सहायता से, गिरुआ की सहायता से जो सिर है वो वक्ष से जुड़ा होता है। ठीक है, तो प्रोनोटम है, ये गिरुआ और सिर को कवर करता है, ध्यान रखना। प्रोनोटम क्या करता है? ये गिरुआ एवं सिर को आश्रित, ठीक है ना, गिरुआ एवं सिर को आश्रित करता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसमें हम देखें कि चाहे वो
यहाँ पे वक्ष के खंड हो या उदर के खंड हो, हम पढ़ेंगे कि वैस कॉकरोच है उसके उदर में 10 खंड होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम उदर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, चाहे खंड वो वक्ष के हो या उदर के हो, प्रत्येक खंड के चारों ओर, प्रत्येक खंड चारों ओर से 4 काइटिनी प्लेटों से घिरा होता है और उन काइटिनी प्लेटों को हम बोलते हैं स्क्लेराइट। ठीक है ना, स्क्लेराइट उनको हम कहते हैं। तो उनका मकसद क्या उन प्लेटों का, देखिए आप यहाँ पे। तो अगर हम उन काइटिनी प्लेटों को देखें, इस प्रकार से काइटिनी प्लेट होती है। चार काइटिनी प्लेटों से घिरा होता है, ठीक है ना, इनको बोलते हैं स्क्लेराइट। तो वक्ष के प्रत्येक खंड के चारों ओर 4 काइटिनी प्लेट, या इसको कहते हैं स्क्लेराइट, उपस्थित होती है। वक्ष के प्रत्येक खंड के चारों ओर 4 काइटिनी प्लेट उपस्थित होती है। अब कौन कौन सी काइटिनी प्लेट है देखिए यहाँ पे। एक तो पृष्ठ काइटिनी प्लेट है, एक तो पृष्ठ काइटिनी प्लेट है, इसको कहते हैं पृष्ठक, पृष्ठक, ठीक है ना, पृष्ठक इसको कहते हैं, यानी टर्गम या टर्जाइट। एक नीचे वाली प्लेट है अधर की ओर, इसको कहते हैं अधरक, स्टर्नम या स्टर्नाइट, ठीक है ना। पृष्ठक हो गया, अधरक हो गया। बात करें अपन पृष्ठक है, तो पृष्ठक की बात करें अपन तो ये तो पृष्ठ काइटिनी प्लेट हो गई, और ये अधर काइटिनी प्लेट हो गई। इसके अलावा 2 प्लेट साइड में होती है, ठीक है ना, 2 प्लेट साइड में होती है, नजर आ रही है आपको, प्लूरा, पार्श्वक इनको कहते हैं, पार्श्वक यानी प्लूरा साइड में, ठीक है ना, पार्श्व काइटिनी प्लेट, ये पार्श्व के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे 4 प्लेट होती है, यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, एक पृष्ठक है, एक अधरक है और 2 यहाँ पे पार्श्वक है। अब ये जो चारों प्लेट है वो आपस में एक पतली और एक मेम्ब्रेनस झिल्ली से, ठीक है ना, आपस में जुड़ी होती है। इसको बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, इस तरह से इसको कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कैसी झिल्ली है, पतली एवं लचीली, ठीक है ना। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन ना पतली एवं लचीली झिल्ली होती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक खंड है, कॉकरोच के वक्ष और उदर का प्रत्येक खंड है। ध्यान रखने, संरचना मैंने वक्ष के अंदर बनाई है, बट उदर के केस में भी ऐसा ही एप्लीकेबल होगा, ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे प्रत्येक खंड है वो 4 काइटिनी प्लेट है जिनको हम स्क्लेराइड कहते हैं, उससे घिरा होता है। ठीक है, तो ये था वक्ष के बारे में। ये किसके बारे में था? वक्ष के बारे में। अब यहाँ पे अपन वक्ष उपांग की बात करते हैं। वक्ष उपांग की बात करें अपन यहाँ पे, तो देखिए वक्ष उपांग में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रत्येक खंड है इसका, वक्ष का जो प्रत्येक खंड है कि 3 खंड होते हैं, तो प्रत्येक खंड से एक जोड़ी पाद निकलते, चलायमान पाद निकलते हैं। ठीक है ना, यानी वहां पे इसके स्ट्रक्चर अपन देखें किस तरीके से होगा, इस प्रकार से। ठीक है ना, इस प्रकार से ठीक है ना, इस प्रकार से इसके, ठीक है ना, प्रत्येक से क्या निकलते हैं यहाँ पे, ये चलायमान पाद निकलते हैं, इसके बारे में संधि युक्त होते हैं। ठीक है ना, ये प्रत्येक पाद है वो 9 पाद खंड से बना होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनके बारे में। तो हम इसमें बात करें वक्ष उपांग। ठीक है, वक्ष उपांग के बारे में बात करें अपन, वक्ष के अंदर ही चल रहा है ये सब कुछ। वक्षीय उपांग, थोरेसिक अपेंडेजेज। ठीक है ना, वक्ष उपांग है, थोरेसिक अपेंडेजेज है, उसके बारे में हम बात करें। तो उपांग का मतलब है, आपको पता है उपांग का मतलब क्या होता है, कि जो शरीर है, मैन धड़ है शरीर का, ठीक है ना, मुख्य शरीर है, उससे निकलने वाली, उससे पार्श्व में निकलने वाली संरचनाएं है, उसको हम यहाँ पे उपांग नाम देते हैं। ठीक है ना, उपांग नाम से उनको हम यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे, जो मैंने आपको कहा कि प्रत्येक खंड से, वक्ष के प्रत्येक खंड से एक जोड़ी पाद निकलती है, मैंने एक तरफ बनाई है, इस तरफ भी होंगे। तो यहाँ पे हम इन्हीं की संरचना के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इनको नाम दिया गया इनके आधार पे ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें जो सबसे आगे है, तो इसको अगरवक्षीय पाद कहते हैं। इसी प्रकार से इसको कहते हैं पशवक्षीय पाद कहते हैं इसको, और इसको मध्यवक्षीय, इसको मध्यवक्षीय पाद कहते हैं। ठीक है ना, तो 3 पाद हो गए अग्रवक्षीय, एक जोड़ी अग्रवक्षीय पाद, एक जोड़ी मध्यवक्षीय पाद और एक जोड़ी पक्षवक्षीय पाद। ये कितनी हो गई? एक जोड़ी। हालांकि मैंने एक ही बनाई है, एक इधर होगी। ठीक है ना, दाएं बाएं दोनों तरफ होती है। ये कितनी हो गई? एक जोड़ी, और ये भी एक जोड़ी। अब इसकी संरचना देखिए अपन। ठीक है, इसकी संरचना किस प्रकार की होगी, तो इसकी संरचना पे थोड़ा हम फोकस करते हैं। तो देखिए इसकी संरचना देखिए, कॉकरोच का जो पाद है वो अधरक से निकलता है।
देखिए, तो जो कॉकरोच की प्रत्येक पाद वो यहाँ पे टोटल 9 पादखंडों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, पोडोमियर से मिलकर बना होता है, टार्सोमियर से मिलकर बना होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रत्येक पाद 9 पादखंडों यानी पोडोमियर से बना होता है, ठीक है ना। प्रत्येक पाद 9 पादखंडों से बना होता है। किस प्रकार से, कौन कौन से, ये जो है इसको कहते हैं कक्षांग, कक्षांग, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोक्जा। ये है, इसको कहते हैं शिखरक, शिखरक, ट्रोकेंटर, ये सबसे छोटा खंड है, ठीक है ना, सबसे छोटा पादखंड, ये सबसे छोटा पादखंड है। उसके बाद ये है, इसको बोलते हैं हम उर्विका, ठीक है ना, या उर्वकी, उर्वकी, फीमर, इंग्लिश में कहते हैं इसको फीमर। इसकी बात करें तो ये सबसे बड़ा एवं ये सबसे बड़ा एवं मजबूत पादखंड है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, ये हो गया टीबिया, टीबिया, सबसे लंबा, ये सबसे लंबा पादखंड है, ठीक है। और इनको कहते हैं टार्सस, ये जो 5 है इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं टार्सस, ये 5 टार्सस है। गुल्फ, टार्सस, इनको कहते हैं टार्सस, ठीक है ना, ये टार्सस हो गए। कितने हो गए, 5 है टोटल, कितने हैं ये, 5 है। इनकी संख्या कितनी है टोटल, 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 है। और प्रत्येक को अगर बात करें अपन, एक एक की बात करें यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं टार्सोमियर, टार्सो, एक खंड को बोलते हैं टार्सोमियर। अंतिम जो टार्सस है उसको कहते हैं एरोलियम, ये इसके नखरे है क्ला, ठीक है ना, ये एरोलियम हो गया। और यहां पे इसके इस भाग पे एक गद्दीनुमा पैड होती है जिसको बोलते हैं प्लेंटुली, इसको कहते हैं प्लेंटुली, ठीक है, इसको प्लेंटुली के नाम से हमें जानते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने खंड हो गए, देखो यहाँ पे बात करें, मैंने क्या कहता, प्रत्येक पाद 9 पाद खंडों पोडोमियर से मिलकर बना होता है। अब 9 हम यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं, 9 कौन कौन से, तो देख रहे हो यहाँ पे कक्षांग है ये, ठीक है ना, कक्षांग है जो अदरक से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रत्येक पाद है वो मैंने आपको कहा था कि प्रत्येक खंड है वो 4
स्क्लेराइड्स या 4 काइटिनी प्लेट से घिरा होता है, और जो अधर वाली काइटिनी प्लेट्स है उससे, यानी अधरक है, उससे पाद है वो निकलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इसका पहला खंड है उसको कक्षांग बोलते हैं, दूसरा खंड है वो शिखरक है जो सबसे छोटा पाद खंड है, ट्रोकेंटर कहते हैं इंग्लिश में, तीसरा है वो उर्वकी है, फीमर, ठीक है ना, और फीमर है वो सबसे बड़ा एवं मजबूत पादखंड है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टीबिया है, चौथा पादखंड है, टीबिया है वो सबसे लंबा पादखंड है, और उसके बाद 5 पादखंड हो जिनको हम कहते हैं गुल्फ। तो 4 तो हो गए, 5 हो गए, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, 9 पादखंड हो गए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गुल्फ है उसके नीचे की ओर एक गद्दीनुमा संरचना होती है जिसको हम प्लेंटुली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं प्लेंटुली, और ये चिकनी सतह पर कॉकरोच को चढ़ने में हेल्प करती है, ठीक है, इसको चिपकाने में हेल्प करती है। ये जो एरोलियम है ये भी इसको ग्रिप देने में मदद करता है, इसको चिपकाने में मदद करता है, ठीक है ना, चिकनी सतह पर चिपकाना। चिकनी सतह पर चिपकाना, ये इसका कार्य एरोलियम का, ठीक है ना। और प्रत्येक टार्सस है उसके प्रत्येक खंड को हम बोलते हैं टार्सोमियर। तो ये हो गया कॉकरोच के पाद के बारे में। तो टोटल कितने पाद होते हैं, 6, या आप ये कह सकते हो 3 जोड़ी। अब हम पढ़ेंगे पंख के बारे में। इसके उदर के जो खंड है उससे पंख में निकलते हैं, ठीक है ना। तो वक्ष उपांग है, इसमें वक्ष उपांग में 2 उपांग आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, एक तो पाद और एक पंख, ठीक है ना। तो पाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पंख के बारे में डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो 2 प्रकार के यहाँ पे वक्ष उपांग हैं। अब हम पंख के बारे में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए कॉकरोच इसमें दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं, एक तो मिजोथोरेसिक और एक मेटाथोरेसिक। एक जोड़ी मिजोथोरेसिक होते या मध्यवक्षीय पंख होते और एक जोड़ी पक्षवक्षीय पंख होते। तो उनकी संरचना हम देख रहे हैं किस प्रकार से उनकी संरचना होगी। ये कॉकरोच का सिर हो गया, ये उसका वक्ष हो गया, 3 खंड मैंने दिखाया इसमें। ये इसका उदर हो गया, ठीक है। अब पंखों की बात करते हैं अपन। तो ये मैंने एक तरफ पंख बनाए, इसकी वेन होगी जिसमें रक्त होता है, ठीक है ना। एक तरफ मैंने इसके पंख बनाए, दूसरी तरफ मैंने नहीं बनाए, इधर भी पंख होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें इस पंख को बोलते हम मध्यवक्ष निकल रहे, आप देख रहे हो ये मध्यवक्ष है और ये पश्चवक्ष। तो जो मध्यवक्ष निकलते हैं उसको बोलते हैं हम मध्यवक्षीय पंख, मेजो थोरेसिक विंग्स, ठीक है ना, मध्यवक्षीय पंख कहते हैं। अब देखिए
ये हार्ड होते, दृढ़ होते, लेदरी होते एवं ओपेक, ओपेक होते, अपारदर्शी। ठीक है ना। मध्यवक्षीय पंख तो इनको कहते क्योंकि आगे की ओर होते ही है, इसलिए इनको अग्र पंख भी कहते हैं। या तो मध्यवक्षीय पंख बोल दो या इनको बोल दो अग्र पंख। ठीक है ना, या मध्यवक्षीय पंख, फोर विंग्स, एक जोड़ी होती है। ठीक है, ये एक जोड़ी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये उड़ने में सहायक नहीं होते, इनका काम है पश्च पंख है इनको प्रोटेक्शन देना। ठीक है ना, इनको प्रोटेक्ट करना। ये पक्ष वक्षीय पंखों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये पश्चवक्षीय पंखों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये है यहाँ पे। उसके बाद देखिए दूसरे यहाँ पे है, इनकी बात करें तो ये पश्च पंख है, हाइंड विंग्स, या इनको पक्षवक्षीय पंख, मेटाथोरेसिक, मेटाथोरेसिक। ठीक है ना, मेटाथोरेसिक विंग्स ये भी कह सकते हैं। ठीक है, पक्षवक्षीय पंख ये क्या होते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट, झिल्लीनुमा होते हैं, मेम्ब्रेनस एवं पारदर्शी, पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना, और ये उड़ने में सहायता करते हैं, उड़ने में सहायक। उड़ने में सहायक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब कॉकरोच है वो जब रेस्टिंग कंडीशन में होगा, जब वो रेस्ट कर रहा होगा तभी हमें, ठीक है ना, तब हमें सिर्फ ये वाले अग्र पंख वो नजर आएंगे, उस केस में हमें पश्च पंख नजर नहीं आएंगे। क्योंकि उस समय क्या होता है, ये अग्र पंख है या मध्यवक्षीय पंख है, ये क्या करेंगे, पश्चवक्षीय पंख को पूरा कवर कर लेंगे, ये पूरी तरीके से उसको आश्रित कर लेंगे। तो ये था पंखों के बारे में, तो ध्यान रखना इनमें फर्क होता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, इसमें जो अग्र पंख है या मध्य वक्षीय पंख है, इनके कुछ और भी नाम है, इनको टेगमिना भी कहते हैं, टेगमिना या इलाइट्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी ध्यान रखना। तो कई नाम हो गए इनके, इनको हम अग्र पंख कह सकते हैं, मध्यवक्षीय पंख कह सकते हैं क्योंकि मध्यवक्षीय निकलते हैं, टेगमिना कह सकते हैं, इलाइट्रा निकलते हैं या इलाइट्रा कह सकते हैं। तो मध्यवक्षीय एक जोड़ी पंख निकलते हैं और पश्चवक्षीय उससे एक जोड़ी पंख निकलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने जोड़ी हो गए, दो जोड़ी हो गए। तो ये तो था इसमें किसके बारे में, वक्ष के बारे में। तो सिर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, वक्ष के बारे में पढ़ चुके हैं, वक्षीय उपांग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उदर के बारे में, जो लास्ट इसका शरीर का भाग है। तो अब हम बात करते उदर की, तीसरा भाग शरीर का, उदर, एब्डोमेन। ये कॉकरोच के शरीर का सबसे लंबा भाग है, ठीक है ना, सबसे लंबा खंड है।
तो यहाँ पे देखिए जो उदर है वो 10 खंडों से मिलकर बना होता है। कितने खंडों से? 10 खंडों से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉकरोच का उदर 10 खंडों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना? यानी यहाँ पे कह सकते हैं 10 तो क्या होंगे, यहाँ पे पृष्ठक होंगे। 10 खंड है तो 10 पृष्ठक हो जाएंगे और 10 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अधरक हो जाएंगे। ठीक है ना? ये हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर, यहाँ पे बात करें कि जो मादा है, मादा का जो 7वां स्टर्नम वो बोट शेप का होता है। कैसा होता है? बोट शेप का होता है। और 8वें 9वें के साथ मिलकर वो ब्रूड पाउच बनाता है। क्या बनाता है? ब्रूड पाउच बनाता है ये। ठीक है ना? यहाँ पे हमें जो स्टार्टिंग के खंड है वो तो नजर आते हैं, बट जो पश्च खंड है वो नजर नहीं आते। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां। तो 7वां अधरक, ये नौकाकार होता है। नौकाकार किसमें? मादा में। और ये 8वें 9वें के साथ मिलकर ये ब्रूड पाउच बनाते हैं। ठीक है ना? जनन कोष्ठ बनाता है ये ब्रूड पाउच बनाते हैं, जनन कोष्ठ। ठीक है ना? 7वां, 8वां और 9वां ये मिलकर क्या बनाते हैं? जनन कोष्ठ बनाते हैं मादा के अंदर। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी उदरी उपांग के बारे में बात कर लेता हूं। उदरीय उपांग एवं लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता को हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे देखिए लैंगिक द्विरूपता है, इसका मीनिंग क्या है? तो लैंगिक द्विरूपता का मीनिंग है कि वो संरचना जिनके आधार पे हम नर और मादा को, ठीक है ना, नर और मादा को हम आपस में विभेदित कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? लैंगिक द्विरूपता। तो यहाँ पे उदरी उपांग देखिए इसके अंदर, नर की बात करें अपन, नर कॉकरोच, तो नर कॉकरोच में देखिए यहाँ पे नर कॉकरोच में जो 10वां पृष्ठक है, ठीक है ना, ये हो गया अपना उसमें से एक तंतुमय स्ट्रक्चर निकलती है। ठीक है ना? नर में भी निकलती है, मादा में ही निकलती है। इस तरह से ये तंतुमय स्ट्रक्चर निकलती है, इसको बोलते हैं एनल सर्कस। ठीक है ना? एनल सर्काई, या इसको कहते हैं गुदा गुदालू। ठीक है? एनल सर्काई। ठीक है? ये 10वां पृष्ठक है और इसके 9वें अधरक है। 9वां अधरक नीचे की ओर दिखेगा नहीं हमें, उससे
ये मैं नीचे डॉटेड बना रहा हूं। ठीक है, ये है। तो ये है एनल स्टाइल, ये संधि युक्त है, ये संधि युक्त संरचना है, संधि युक्त है ये, ठीक है ना, जॉइंटेड है, मतलब संधि युक्त का मतलब जॉइंटेड है, ठीक है ना, एवं तंतुमय है, एवं तंतुमय है, संधि युक्त है, तंतुमय है, ठीक है ना। ये संरचना है, ये दोनों में पाई जाती है, नर में भी और मादा में भी, दोनों में पाई जाती है, नर एवं मादा में उपस्थित, दोनों लिंग में पाई जाती है। अच्छा, संवेदी संरचना, इसका कार्य क्या होता है? ध्वनि एवं तरंगों को ग्रहण करना। ये ध्वनि एवं तरंगों को क्या करती है? ग्रहण करती है एनल सर्काई, ठीक है ना, गुदालू, ये इसका कार्य है। इसी प्रकार से यहां पे इसकी बात करें अपन, तो इसको कहते हैं अपन एनल स्टाइल, एनल स्टाइल, हिंदी में इसको कहते हैं गुदासुक, गुदासुक, ठीक है ना। ये असंधि युक्त है, देख रहे हो कोई संधि नहीं यहाँ पे, ये असंधि युक्त है, ठीक है ना, केवल नर में उपस्थित होती है, केवल नर में उपस्थित। तो यहां पे एनल स्टाइल एक ऐसी संरचना है जो केवल नर में पाई जाती, मादा में नहीं पाई जाती। तो इसके आधार पे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा कॉकरोच नर है और कौन सा मादा है। अच्छा, एनल स्टाइल निकलती कहां से? बात करिए, ये नौवे अधरक से निकलती है, ये ध्यान रखना, नौवे अधरक से निकलती है, ठीक है ना, ये नौवे अधरक से निकलती है, ये वाली, ठीक है, नौवे अधरक से निकलती है। तो इस प्रकार से अगर साइड का मैं डायग्राम बनाऊं, इसमें ये पार्श्व का डायग्राम बनाऊं, ऊपर से, ये ऊपरी दर से, अगर पार्श्व से हम डायग्राम बनाए यहाँ पे, तो देखिए ये 10वां पृष्ठक है, ये 10वां पृष्ठक है। तो इससे इस प्रकार से ये संरचना निकली है, और ये 9वां अधरक है, तो इससे ये संरचना निकली है, ठीक है ना। ये वाली है, ये तो क्या हो गया? गुदालूम हो गया, और ये क्या हो गया? ये गुदासुक हो गया, ठीक है। ये इसमें क्या हो चुका है? ये गुदासुक हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना, जो एनल सर्काई की बात करें, इसमें टोटल 15 खंड होते हैं। कितने खंड के बना होता है ये? मैंने कहा ना संधि युक्त है, 15 खंड है, और उन खंड को बोलते पोडोमियर। क्या कहते हैं उनको? पोडोमियर कहते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना कि एनल स्टाइल है वो केवल और केवल, ठीक है ना, नर में पाई जाती है, मादा में नहीं पाई जाती। उसके आधार पे हम नर और मादा में विभेदन कर सकते हैं, इसलिए लैंगिक द्विरूपता का आधार ये बनाता है। तो ये था उदर एवं उसके उदरीय उपांग के बारे में।